सो लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिए थे। ध्यान में है क्या क्या फैक्टर था? एक तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फेज ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड को बर्न किया, ग्रेफाइट को बर्न किया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, एंड देन कंडीशंस, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, डेली और डेल एच, और लास्ट में एक टेम्परेचर था जिसमें किरचॉफ्स इक्वेशन आपको याद रखना है। दीज आर द फैक्टर्स, है ना। नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन based on types of reaction, types of heat of the reaction based on types of reaction, types of heat of the reaction based on types of reaction, types of heat of the reaction based on types of reaction। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपको ऑलरेडी 13-14 डिफिनेशंस दिए हुए हैं ना, 20 के आसपास ना, और आपने उसको लिखा भी है, लेकिन वन बाय वन हम लोग कैसे चीजों को समझते हैं, एक डिफिनेशन में कितना इन डेप्थ में जाना है। जैसे लास्ट क्लास ये होमवर्क देके भेजा था कि 3 डिफिनेशन आप इन डेप्थ में करके आइए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये तीनों डिफिनेशन आपको इन डेप्थ बोला था करने के लिए। नहीं किया है तो अभी देखो किस अंदाज में इसको करना था। तो सबसे पहला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा रहता है, नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सिंबल कैसा होगा? डेल एच, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं जनरली ऐसा लिख देता हूँ, डेल के बाद एफ नहीं, ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको हमेशा यही लेना है, 25 डिग्री सी, 298 केल्विन, है ना, एंड 180, अगर कंडीशन मेंशन नहीं है। और इसी कंडीशन पे हम जो भी डेल का साइन होगा उसके ऊपर नॉट लगाते हैं, अदर कंडीशन पे नहीं लगाते। नाउ ये है क्या डेफिनेशंस? आपने डेफिनेशन लिखा है, बताओ क्या डेफिनेशन है? आपने लिखा तो है हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन। आपको क्या करना है, देखो देखना पड़ रहा है क्या लिखा है फिर। When one mole one mole of compound is formed from its elements in their standard state or most abundant state, है ना। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। क्या डेफिनेशन है? एक मोल कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाना है? क्या मतलब है जी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे? एनीवन? अगर पानी बनाने का रहेगा तो फिर H और O से वो दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो जाते हैं। अगर वाटर बनाना है तो H और O कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बन जाते हैं। H और O का कौन सा फॉर्म, ये भी सोचना है। H और O तो है, ठीक है, वाटर H और O से बनता है, लेकिन H और O का कौन सा फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्म बताइए? गैसियस फॉर्म। देखो H का तो H2 होता है, O का O2 भी होता है, O3 भी होता है, कौन सा फॉर्म वो थोड़ा बताना है। हाँ हाँ, लिखो डेफिनेशन लिखो। इट इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of substance or compound is formed. It is the enthalpy change when one mole of a substance is formed from its elements in their most abundant naturally occurring form.
1 mole of substance or compound is formed from its elements in their most abundant naturally occurring form. Most abundant लिखो. It is the enthalpy change when 1 mole of substance or compound is formed from its elements in their most abundant naturally occurring form or in their standard and stable state form or in their standard and stable form. In their standard and stable form, ब्रैकेट में लिखो, also called reference state. रेफरेंस स्टेट. पता नहीं ये देखो यहाँ पे एनर्जी चेंज लिखा है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ऐसे नहीं बोलना, ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक होगा. कुछ बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन मस्ट नहीं है. कुछ बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी बट मस्ट नहीं. मेरी बात आ रही समझ में? ओके ना, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट abundant naturally occurring ना, और क्या लिखा था, नेचुरली अकरिंग और स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट और रेफरेंस स्टेट, ये बोला था ना. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा सब्सटेंस है. जो भी सब्सटेंस है केमिस्ट्री में, उसका रेफरेंस स्टेट क्या है, उसका स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट क्या है, उसका रेफरेंस स्टेट क्या है. समझ में आ रहा है? ठीक. तो जैसे मान लो कार्बन का बात करें तो ग्रेफाइट है. बहुत सारा एलोट्रॉप फॉर्म होता है ना. कार्बन का कोई बोले रेफरेंस स्टेट क्या है, तो ग्रेफाइट है. मेरी बात समझ रहे हो? फॉस्फोरस कोई बोले, चलो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन फॉस्फोरस, इसका बोलेंगे P4 व्हाइट बोला जाता है. पता है ये मोस्ट स्टेबल नहीं है. P4 व्हाइट इज नॉट मोस्ट स्टेबल. वो आगे चल सीखोगे, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड टिपिकल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग का पार्ट है. ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ 3 बातें लिखा है ना. मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल भी. नेचर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल इसीलिए ज्यादा है, लेकिन एक जगह पे फेल हो जाता है. फॉस्फोरस का मोस्ट स्टेबल P4 नहीं है, लेकिन मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग, इसीलिए हम P4 को मानते हैं. जैसे ऑक्सीजन बोल दिया, यहाँ स्टार नहीं लगाना है, तो ऑक्सीजन में O2 गैस मानना है. ये तो सॉलिड ही रहेगा, ये भी सॉलिड ही रहेगा, P4 है ना. ठीक है. ऑक्सीजन का क्या, हाइड्रोजन का क्या. हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्सटेंस का मोस्ट एबंडेंट या स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट या रेफरेंस स्टेट क्या है. लिखते चलो फटाफट, तभी तो हम इस डिफिनेशन को समझ पाएंगे अच्छे से, है ना. सल्फर का लिख लेना, रोम्बिक सल्फर. सल्फर का क्या लिखोगे, रोम्बिक सल्फर. S8 है ना. सल्फर का क्या लिखा, रोम्बिक, RHO, हाँ सॉलिड ही होगा. सल्फर का क्या लिख दिया, मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग रोम्बिक सल्फर. ठीक है. और इसी में आगे बढ़ाता हूं, फॉस्फोरस लिख दिया, सल्फर लिख दिया, कार्बन लिख दिया. नाइट्रोजन का N2 गैस, Cl का Cl2 गैस, F2 का, सॉरी फ्लोरीन का F2 गैस, लेकिन ब्रोमीन का ना Br2 लिक्विड होता है. समझना, ब्रोमीन का, आयोडीन का I2 सॉलिड होता है. समझे? अच्छा, मरकरी का Hg लिक्विड. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल का, मेटल सॉलिड ही होता है. मोस्ट ऑफ द मेटल का क्या होगा, मेटल सॉलिड. सोडियम का सोडियम सॉलिड.
आयरन का आयरन सॉलिड। ये बात समझे? इतना काफी होगा स्टैंडर्ड स्टेट। नाउ अगर ये पार्ट समझ गए आप लोग, आगे बढ़ो। देखिए, हटा दो इसको। मोस्ट ऑफ द मेटल का क्या होता है बच्चे? मेटल सॉलिड है ना। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए इन दोनों का स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट या रेफरेंस स्टेट क्या लेते हैं? फेज भी मायने रखता है। एक तो एलिमेंट का कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्टैंडर्ड है, और उसका फेज क्या है वो भी मायने रखता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सल्फर का क्या लिख दिया? S8 है ना, रोम्बिक। सल्फर का दो फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। लेकिन सल्फर मोनोक्लिनिक जो है थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक होता है, और रोम्बिक थोड़ा लेस एनर्जेटिक होता है। लिख लिया सब? एक और मजेदार बात क्या है पता है? थर्मोडायनेमिक्स का एजम्पशन है कि जो भी सब्सटेंस मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग है, स्टैंडर्ड एंड स्टेबल है या रेफरेंस स्टेट है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट abundant naturally occurring है ना, या फिर क्या? स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट, या फिर क्या? रेफरेंस स्टेट। इस पूरे को हम क्या मानते हैं? जीरो। ये थर्मोडायनेमिक्स का एजम्पशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन। ये तो नोट करके लिखो, मैं बताऊंगा क्यों। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछ दिया ना, डेलेज फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट, तो बताओ ये कैसा है? ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट है या नहीं है? जीरो बोल दो। लेकिन यहीं पे डेलेज फॉर्मेशन ऑफ सी डायमंड पूछ दिया, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोलने का कोशिश है, समझ गए? मतलब एक तरह से नेचर ने इन सबको गिफ्ट किया है और उसमें कोई एनर्जी चेंजेस नहीं हुई। मेरी बात आ रही है समझ में? स्टैंडर्ड स्टेट, मोस्ट एबंडेंट स्टेट या रेफरेंस स्टेट में जो भी सब्सटेंस है ना, देखो यहाँ पे डेलेज फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस बोलेंगे तो जीरो नहीं बोलोगे, लेकिन डेलेज फॉर्मेशन स्टैंडर्ड केस में Br2 लिक्विड बोलोगे तो जीरो बोल दो। समझे? डेलेज फॉर्मेशन ऑफ Hg लिक्विड क्या बोल दोगे? जीरो। डेलेज फॉर्मेशन ऑफ एनी मेटल सॉलिड, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल सॉलिड का क्या बोलते हैं? जीरो। मतलब जितना भी तुमने लिखा ना, उसका स्टैंडर्ड स्टेट में डेलेज फॉर्मेशन क्या मानते हैं? ये थर्मोडायनेमिक्स का क्या है बच्चे? एजम्पशंस। देखो तुम लोग डेफिनेशन से ऊपर गए नहीं, लेकिन उस डेफिनेशन को समझने के लिए उस डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड आ रहा है? मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग, उसी डेफिनेशन में स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट आ रहा है, रेफरेंस स्टेट क्या है वो, उसको समझना पड़ेगा, तभी वो डेफिनेशंस आपको समझ में आएंगे। बोलो, यहां तक समझ रहे हैं? यस नो? आगे बढ़े। देखिए अब फिर से डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। ध्यान रखना, कभी भी डेलेज फॉर्मेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड कहने का मतलब जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट हो, O2 भी कंपाउंड है एक तरह से, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। एनी कंपाउंड हैविंग, है ना, एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, ये कभी जीरो नहीं बोलना। कंपाउंड का डेलेज फॉर्मेशन कभी जीरो नहीं होता, नेवर एवर।
किसका जीरो होता है? स्टैंडर्ड एलिमेंट्स का, होमोएटॉमिक वाले का जीरो होता है। और होमोएटॉमिक में भी हमेशा जीरो नहीं होगा। आपने देखा Br2 गैस लिया तो जीरो नहीं मिला, Br2 गैस लिया तो जीरो नहीं मिला। क्या होमोएटॉमिक में हमेशा जीरो होगा? नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो होगा। और कंपाउंड का जीरो होगा क्या? नहीं। जैसे डेलेज फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिख देता हूं, क्या जीरो होगा? CO2 चलो गैस लिख दिया, क्या ये जीरो होगा? क्या ये किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट है क्या CO2? किसी भी एलिमेंट का क्या CO2 स्टैंडर्ड स्टेट है? नहीं। मेरी बात आ रही समझ में जी? डेलेज फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीरो बोले क्या? क्यों नहीं? हाँ, इसको जीरो क्यों नहीं बोला? किस एलिमेंट का CO2 स्टैंडर्ड स्टेट है? नहीं, जीरो बोलो ना। हाँ सर, जीरो नहीं बोलेंगे। सो सर, वही जीरो नहीं बोलना। ठीक है, माय मिस्टेक। इवन मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट का भी जीरो नहीं बोलते कभी कभी। अगर मैं डेलेज फॉर्मेशन ऑफ Fe लिक्विड बोल दूं, लगता है जीरो बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। एलिमेंट है फिर भी जीरो नहीं बोल रहा है। एक्चुअली जब तुम इसका मीनिंग समझोगे ना कि ये कौन से इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। अब देखो मैं किधर लेके जा रहा हूं, ध्यान रखना। जब ये दिया रहे, इस तरह से लिखा रहे, तो कौन सा थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है वो लिखने आना चाहिए। जब भी ऐसे लिखा है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन इट इज रेफरिंग, समझना है। ठीक है, क्लियर है? जीरो किसका बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में जो होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं, रेफरेंस स्टेट में होते हैं, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल देते हैं हम लोग? जीरो। याद रहेगा? बोलो, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका जीरो बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में, नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो होते हैं उसका जीरो बोलते हैं। क्लियर है? समझ गए? नाउ आगे बढ़े। देखिए, अब आज के बाद अगर मैं बोलूं डेलेज फॉर्मेशन ऑफ, मान लो मैं यहां लिखता हूं वाटर लिक्विड, ये कौन से इक्वेशन और इसका वैल्यू जीरो होगा नॉन जीरो होगा? पहले बताओ। नॉन जीरो होगा। मान लो इसका वैल्यू 285 लिख देता हूं, चलेगा? 285 किलोजूल पर मोल। पता है कौन से थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है? अगर ऐसा लिखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है तुम्हें, विच इक्वेशन इट इज रेफरिंग। तो जो यहां दिख रहा है उसको प्रोडक्ट में लिख दो, लिख दिया। और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 ही रखना, क्योंकि डेफिनेशन में है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब जो यहां बना है वो, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? तो यहां पे स्टैंडर्ड स्टेट लेना है H का और O का, और उतना ही लेना है ताकि बैलेंस भी हो जाए। स्टैंडर्ड स्टेट H का क्या है? H2, और O का क्या है? O2 या O3? O2 गैस या लिक्विड? गैस। तो बैलेंस करने के लिए हमें 1 मोल O2 नहीं लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? जब भी 1 मोल वाटर बनेगा from 1 mole of H2 and half mole of O2 in their standard state, इस रिएक्शन का जो हीट है, heat of the reaction, that is called heat of formation of H2O liquid, and this is minus 285 किलोजूल। समझ में क्या था? जब भी आपको इस तरह से दिया रहे, अगर आपके पास ये पावर आ गया कि यार ये तो इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, या उल्टा भी इसको देख के ये लिखने भी आना चाहिए, वाइस वर्सा। कोई इक्वेशन कौन से हीट ऑफ फॉर्मेशन, कौन से हीट ऑफ, विच टाइप ऑफ हीट को बता रहा है, दोनों बातें। हीट दिया रहे तो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन दिया रहा तो हीट का टाइप को आइडेंटिफाई करो। अरे यार समझ में, अगर इक्वेशन दिया है तो हीट कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है और उसमें हीट चेंज को क्या नाम देंगे? कंबशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, क्या नाम देंगे? दोनों बातें आनी चाहिए। अब देखो डेफिनेशन क्लियर होगा। क्या लिखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन? इट इज द हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। तो देखो तो बताओ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है या नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? क्या 1 मोल कंपाउंड बन रहा है? बन रहा है बिल्कुल। किससे बन रहा है?
एक मोल H2 और half mole of O2. क्या जो एलिमेंट से बन रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है? हाँ। सब चेक करना, तब बोल देना हाँ सर इसमें जो भी हीट चेंज है ना वो एक्चुअल में क्या है। हीट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आया समझ में? चलो दूसरा प्रैक्टिस के लिए मान लो डेल एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस दिया हुआ है और ये मान लो दिया हुआ है 400 किलोजूल पर मोल। व्हाट इक्वेशन इट इज रेफरिंग अबाउट? Formation of CO2. हाँ वो तो पता चल रहा है, इक्वेशन लिख के दिखाओ ना फटाफट। CO2. प्रोडक्ट में कितना CO2 रखना चाहिए? एक. बैठो नहीं, लिखो। ये कौन से इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है? CO2 गैस बनाना है और उसके कोफिशिएंट क्या रखनी है हमें? एक मोल ही रखनी है। एक मोल रखनी है, 2 मोल रखनी है? एक मोल रखनी है। किससे बनानी है हमें? इसमें कार्बन और O2 है तो C सॉलिड लेना है, लेकिन कौन सा वाला? ग्रेफाइट प्लस O2 गैस लेनी है। सब स्टैंडर्ड में है। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखो 1 मोल प्रोडक्ट बना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इस केस में जो भी हीट रिलीज या रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहलाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंड दिस इज माइनस 400 किलोजूल। आया समझ में? अगर आप यहाँ पे गलती से सी सॉलिड और डायमंड लेते है ना, क्या ये रिएक्शन नहीं होता? क्या रिएक्शन होता या नहीं होता? पहले होता, उसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन इस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन है नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। व्हाई नॉट? इसका कुछ वैल्यू आएगा बच्चे, हो सकता है कुछ तो आएगा। 397 कुछ ऐसा था ना, लास्ट क्लास लिया था। डायमंड को बर्न, ग्रेफाइट को बर्न किया था, लास्ट क्लास डेटा लिखा था। एग्जैक्ट डेटा बता दो तो कितना था? डेटा ही लिख लेता हूँ चलो। ग्रेफाइट से कितना था? 393.5 और डायमंड से था तो 399.5। देख लो दोनों जगह पे, चाहे ग्रेफाइट को बर्न करो तो भी हीट रिलीज हो रहा है, डायमंड को बर्न करो तो भी हीट रिलीज हो रहा है। लेकिन डायमंड को जो बर्न कर रहे हो उसको हीट ऑफ रिएक्शन तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में रहता है और हीट ऑफ रिएक्शन, समझे? आपको क्या बोला? whenever 1 mole of compound is formed from the elements in their standard state, then the heat exchange is called heat of formation of that compound. बोलो, समझ में आ रहा है? सीखो, डेफिनेशन सीखो। इसको बोलते हैं इन डेप्थ लर्निंग। एक हो गया डेफिनेशन लिख के आ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कुछ, है ना? अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, लिख क्यों नहीं रहे? हाँ कर लेते हैं। कितना? 393.5। ठीक है, कर लो। जैसे बताओ, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 लिक्विड मान लो दिया हुआ है -900 किलोजूल पर मोल, which equation it is referring about? हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं लिखना है, ये नहीं होगा भी। इक्वेशन कहाँ दिया है आपको? इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है। क्या लिख दें? H2SO4 लिक्विड लिख दें। सॉलिड भी लिख सकते थे, हमें नहीं पता फेज क्या है, फिलहाल के लिए लिक्विड लिख देता हूँ। क्या करना है, कैसे बनाना है? H2 गैस, इसका कोफिशिएंट 1 ही रखना है। उसके हिसाब से रिएक्टेंट में 3 एलिमेंट लेना है। कौन कौन? H2, O2 एंड सल्फर रोम्बिक। नहीं तो वहां पे H का 2 एटम है तो H2 गैस लेना सही है। 1/8 S8 सॉलिड, सल्फर 1 एटम चाहिए ना,
तो S8 लेना है तो 1/8 लेना पड़ेगा, प्लस 2 O2 गैस। मैं बताऊं, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट एक रखना है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आप वेरी करो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट जितना लेना है ले लो। अब बताओ, ये जो इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन में जो भी हीट चेंज होगा, क्या हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड बोल सकते हैं? हाँ। सोच के देखो, H2O 1 मोल बना है, किससे बना है? फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड। तो यहां बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं बोलना चाहिए, बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? अरे यस नो। और इसको कितना बोलेंगे? माइनस 900 किलो जूल, है ना? नाउ अब देखो, अमोनिया 3H2 प्लस N2, यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं -92 किलो जूल। नाउ इज इट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? Is it heat of formation of ammonia? This heat represents heat of formation of ammonia or not? This heat represents heat of formation of ammonia or not? दो मोल का बोल रहे हैं ना? 2 मोल का कहां बोल रहा हूं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्योंकि दो मोल अमोनिया का है। हाँ, तुम ये बोल सकते हो दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल नहीं। अगर तुमको ऐसे बोल दिया, क्या इसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोल सकते हैं क्या? नहीं। सेम रिएक्शन को क्या हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोल सकते? बोल नहीं। क्यों नहीं? देखो, एलिमेंट्स तो स्टैंडर्ड स्टेट में है, H का H2 होता है, N का N2 होता है, अमोनिया का भी गैस ही होता है, लेकिन 1 मोल तो नहीं बना ना। हमेशा प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट अलग रख सकते हो, डिपेंड्स। बोलो, मेरी बात आ रही समझ में? अरे डेफिनेशन सीख रहा है, सीख रहा है डेफिनेशन क्या है, क्लास में है, फिजिकली मेंटली पक्का? क्या दिक्कत है इसको, क्यों नहीं बोल पाए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? हाँ हाँ, पता चल रहा है ना मेरे को, ठीक है? बाल असर नहीं करना है। हाँ सर जैसे एलिमेंट्स हाँ, जैसे एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड देखो ये ना, तुम्हारा नाम क्या है? 7वां 8वां एग्जाम्पल है, फिर भी सीखने के अंदाज में नहीं बैठा, कैसे करेंगे? ब्लेम करोगे फिर? हाँ, सर जैसे एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट रहता है, वैसे कंपाउंड्स को भी स्टैंडर्ड स्टेट रहता नहीं, कंपाउंड का कोई स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होता, उसका अलग अलग फेज होता है। हो सकता है ऐसा थोड़ी, H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या? H2O लिक्विड। अर्थ पे H2O किस फॉर्म में पाया जाता है? लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स का बात करते हैं, कंपाउंड्स का बात नहीं करते इस डेफिनेशन में। कंपाउंड का यहाँ पे लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है गिवन कंडीशन पे। लेकिन जिस कंडीशन पे बात हो रही है, उस कंडीशन पे रिएक्टेंट का एलिमेंटल स्टेट लेना है, मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट लेना है। जैसे मान लो अगर मुझे ये बनाना है P4O10 सॉलिड, तो बताओ किस कैसे होना चाहिए, क्या लेना चाहिए हमें? P4 सॉलिड व्हाइट लेना चाहिए, प्लस 5 मोल ऑफ O2 गैस लेना चाहिए। ले लिया? P4O10 का 1 मोल ही बनाना है, लेकिन फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इस केस में जो हीट रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा? P4O10 कहलाएगा ना? ऐसा तो नहीं क्रॉस करे कि नहीं कहलाएगा, ये दिख रहा है कि 1 मोल बना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सीख लो डेफिनेशन यार, 10वां एग्जांपल चल रहा है। हाँ, नोट्स में सारी बातें लिखी होनी चाहिए, है ना? कुछ छोड़ना नहीं है, लिखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से लिखना शुरू करो, ठीक है? कोई जल्दबाजी कर रहा हूं मैं टॉपिक में, बताओ? भगा रहा हूं ऐसा कि हाँ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है, फिर भी नहीं सीख पा रहे? हाँ,
ठीक है, आगे बढ़े। नाउ डन। देखिए, अगर मान लो इथेनॉल बनाना है, वर्ल्ड का बेस्ट लिक्विड या वर्स्ट लिक्विड, क्या बोले? बेस्ट। सर मतलब फ्यूल में तो बहुत अच्छा है। सही है, तू जज्बात समझ ही नहीं रहा। फिर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तू इधर उधर जा रहा है। केमिस्ट्री में रहा। हाँ, इधर कैसे बनाना है इसको, स्टैंडर्ड स्टेट से कैसे होगा ताकि इस रिएक्शन को, हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बोल सके? क्या करना पड़ेगा? 2C सॉलिड, लेकिन क्या लेना पड़ेगा? ग्रेफाइट। फिर 5 कैसे? 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना, प्लस हाफ O2 गैस। अब बताओ, 1 मोल इथेनॉल बना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इस केस में जो हीट चेंज होगा बच्चे, क्या हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल लिक्विड बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? कोई इक्वेशन को देख के आज के बाद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सच में हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो तो इस तरह से लिख के दिखा दो। तो इसके ये कौन से इक्वेशन का डेटा है मुझे बता दो तो थोड़ा देखें। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के दिखाओ जल्दी। 1 mole of C solid graphite plus half mole of O2 gas. लिख लिया? पक्का लिख लिया? क्या लिख दें बताओ? पहले तो प्रोडक्ट का CO गैस, और यहाँ क्या रखना पड़ेगा? C सॉलिड ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। अब इस केस में जो हीट रिलीज होगा उसको क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। पक्का सीख गए? श्योर? अच्छा बताओ तो, एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करना है ना। बी रेडी। Is this equation represents heat of formation of CO2 gas? एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। Is this equation, क्वेश्चन सुन लो एक बार और, हाँ ना कुछ इशारा मत करो। Is this equation represents heat of formation of CO2 gas? आर्या बताओ, Is this equation represents heat of formation of CO2 gas? Is this equation represents heat of formation of CO2 gas? आर्या क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं? बोलो जल्दी बोलो, टाइम क्या लग रहा है? क्योंकि सर कार्बन हमको स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए। इतना डेफिनेशन बताया आर्या, अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। CO2 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बना भी है, लेकिन बनना किससे चाहिए? स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ने। कार्बन बना है क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट से? नहीं बना है, तो इस केस में हीट रिलीज जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा हीट रिलीज, बट दिस इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। समझ में आया? पक्का? CO से बनाया ना, कंपाउंड से अगर कंपाउंड बना रहे हो तो कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला इक्वेशन नहीं, एलिमेंट से कंपाउंड बनाना है, और वो भी कंपाउंड का 1 मोल ही बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया C सॉलिड ग्रेफाइट लिख दिया प्लस CO2 गैस gives twice of CO gas. Is this equation represents heat of formation of CO? नहीं, CO पूछ रहा हूँ। Is this equation represents heat of formation of CO? दो रीजन देने हैं आकांक्षा, एक नहीं। एक 2 मोल बन रहा है, पर मोल प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड होता है। O2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऑब्वियसली CO का वो 1 मोल बनना चाहिए, और बनना किससे चाहिए था? B ग्रेफाइट एंड O2 से, लेकिन यहाँ तो देखो CO2 ले रखा है। सो दिस इज अगेन हीट ऑफ रिएक्शन तो है, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस
अब सीख जाओ यार, तो मैं रोने लगूंगा। हाँ, अब तो सीख जा। क्या? अब मुझे लगता है क्लास में सबको आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, पक्का? सब लोग इक्वेशन देख के जो भी इंथैल्पी चेंज है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है वो भी बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या एग्री? पक्का? सब लोग वाइस वर्सा चलेगा? इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। वेरी गुड, सब लिख लिया कॉपी में? नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, ये कौन सी इक्वेशन का बात कर रहा है? पहले ये बताओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख पाओगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, अभी जितना सिखाया बच्चे एकदम उसी तरह वो ट्रैक पे। एक मिनट, पहले इक्वेशन के बारे में सोचना ही है हमें। क्या इक्वेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस मतलब प्रोडक्ट में क्या रखना है? पक्का? अब O2 गैस बनाना किससे है? फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट। तो O2 का स्टैंडर्ड स्टेट भी क्या है? तो O2 गैस से O2 गैस बनाओगे, कोई एनर्जी एक्सचेंज होगा क्या? कुछ नहीं होगा, पहले O2 बाद में O2, सेम कंडीशन, इसीलिए वैल्यू 0 होता है। फीलिंग आई? ये तो पहले लिखा दिया था ना जंक्शन में। क्या लिखा है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट 0 होता है। 0 होता है ना, लिखा दिया ना जंक्शन में। अब देखो 0 कैसे आ रहा है, लॉजिक भी मिल गया। लॉजिक भी मिल गया ना? बोलो, है ना? ये हमने पहले भी लिखा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट, और इन देयर, समझ गए ना? 0 होता है। अरे सुनो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया Br2 लिक्विड, ये कौन से इक्वेशन को बता रहा है? ये कौन से इक्वेशन को बता रहा है? अरे यार, यहाँ क्या लिखा है अंदर? तो प्रोडक्ट में लिक्विड रखना है, बनाना किससे है? ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? Br2 लिक्विड ही है। क्या बोलते हैं इसका? 0। आया समझ में? अच्छा, इसी में देखो, अगर मैं बोलता हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस, तब तो प्रोडक्ट में क्या रखते? Br2 गैस रखते। लेकिन Br2 गैस को स्टैंडर्ड स्टेट में बनाना किससे है? वेरी गुड। तो इस केस में Br2 लिक्विड, तो इसको 0 नहीं बोलोगे। इसको 0, क्योंकि आपको पता है लिक्विड से अगर वेपर बनाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फील कर, फील कर प्लीज। हाँ, देख रहे हैं? अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड बोल रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड ही होता है। तो लिक्विड से लिक्विड बनाना है, बनाना क्या है? ऑलरेडी लिक्विड है। 1 मोल Br2 लिक्विड बनाना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ Br2 लिक्विड, उसमें कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। हाँ, अरे बोलो, मेरी बात समझ रहा है ना? जो बनाना है वही दिया हुआ है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? Br2 गैस बनाना है, लेकिन दिया क्या है स्टैंडर्ड स्टेट? लिक्विड से गैस बनाना है। मेरी बात आ रही समझ में? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन सॉलिड, क्या रूम टेम्परेचर पे आयरन सॉलिड होता है? स्टैंडर्ड स्टेट है। तो क्या बोलना चाहिए? इसको 0 बोलना चाहिए। और कैसे 0 आएगा? देखो, तो 1 मोल सॉलिड बनाना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड। नहीं लगता है कि 1 मोल आयरन सॉलिड बनाना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ आयरन सॉलिड, तो यहाँ तो 0 आना ही चाहिए ना, कोई डाउट नहीं है हमें। अरे ऐसा नो, क्लास में रहो, क्लास में रहो, है ना? सारी प्रॉब्लम छोड़ दो, प्रॉब्लम रहेगा क्लास के बाद भी, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है वो रहेगा क्लास के बाद भी, टेंशन नहीं है भी, क्लास में टेंशन नहीं लेना है। कुछ सीख रहे हैं उसको सीखने के चक्कर में रहो। डेल एच फॉर्मेशन
ऑफ Fe लिक्विड अगर बोल रहा हूं, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल लिक्विड बनानी है। क्या बनानी है? 1 मोल लिक्विड बनानी है। लेकिन बनानी किससे है? सॉलिड से क्योंकि हमें पता है आयरन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, नेचुरली अकरिंग स्टेट। तो ये 0 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। 1 मोल सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अच्छा खासा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब समझ में आया एजम्पशन थर्मोडायनेमिक्स वाला? बोलो ठीक है। अभी तक जितना बताया उसको एक बार रिवाइज करो। होता क्या है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। जैसे मान लो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मीथेन को बर्न किया प्लस O2 गैस, क्या मिला? CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बैलेंस हो गया। ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, ये एक ओवरऑल रिएक्शन है। पता है किसी भी ओवरऑल रिएक्शन का अगर हीट चेंज निकालना है, ओवरऑल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में कंपाउंड है, प्रोडक्ट्स में भी कंपाउंड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कहीं भी स्टैंडर्ड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे स्टैंडर्ड स्टेट है O2 का, लेकिन ये इतना जरूर होगा कि प्रोडक्ट्स में कंपाउंड होंगे, रिएक्टेंट्स में कंपाउंड होंगे। किसी भी ओवरऑल रिएक्शन का अगर हीट चेंज निकालना है, क्वेश्चन में डेटा क्या दिया रहेगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया रहेगा। मान लो x1 किलो जूल, समझ गए, पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये तो नहीं भी दिया है तो 0 बोल दो, क्योंकि हमें पता है वो 0 होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया रहेगा क्वेश्चन में x3। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जब भी एक ओवरऑल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला जाएगा, गौर से सुनना, एक ओवरऑल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला जाएगा। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन? मतलब तुमसे पूछने का क्या कोशिश है पता है? जब 1 मोल मीथेन 2 मोल O2 बर्न हुआ, 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर बना, तो कितनी हीट एक्सचेंज हुई सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये पूछने का कोशिश है। ये इसके बगल में ये लिखने का मतलब है कि what is the heat exchange between system and surrounding when the moles of reactant which is equal to stoichiometric coefficients completely reacted to form moles of product which is again equal to coefficients of the product। याद करो बहुत पहले हीट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन सिखाया था। इसके बगल में ये लिखने का क्या मतलब, वो क्या पूछना चाह रहा है? अरे कभी होता था ना, इंटरव्यू में से होता था, कभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है वो? इसके बगल में हीट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन मार्क, क्या पूछने का कोशिश है? whenever moles of reactant which is equal to coefficients of the reactant completely reacted to form moles of product which is also equal to coefficients of product। yes or no? कभी ये चाहते हैं कि उस केस में कितना एक्सचेंज हुआ है एनर्जी का। और पता है थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट कि जो पूछा जा रहा है उसके लिए कुछ डेटा दिया रहे। तुम्हें लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। थर्मोकेमिस्ट्री इतना आसान बात है। क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये अच्छा तरीका, हुडी यहाँ तक डाल तो पता ही नहीं चलेगा कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, है ना? आज सही यूज समझ में आया इसका, सही है। तबीयत ठीक है? ठीक, फिर से रिपीट करो। थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? किसी इक्वेशन का हीट चेंज पूछेगा, लेकिन उसके हीट चेंज निकालने के लिए आपको लैब में जाने का जरूरत नहीं है, डेटा दिया रहेगा। गुड टू गो। बस उस डेटा को सही से मैनिपुलेट करना है। दिस इज ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। डेटा सही से आप मैनिपुलेट कर दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। व्हेन इन एनी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का हीट चेंज का फॉर्मूला
stoichiometric coefficient heat of formation of product minus summation of stoichiometric coefficient heat of formation of reactant. ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से इसको बताऊंगा। फॉर्मूला कैसा है, एक हेस लॉ से भी बता देंगे और एक तो है कि डायरेक्ट फॉर्मूला। तो करना क्या होगा, देखो प्रोडक्ट में क्या है, CO2 का 1 मोल है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ x3। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है x3 प्लस वाटर का 2 मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका कितना दिया हुआ है, ये हो गया प्रोडक्ट का, ये वाला वैल्यू प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट में इसका 1 मोल है और उसका वैल्यू x1 है, इसका 2 मोल है लेकिन उसका वैल्यू कितना है 0। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। जो पूछा जा रहा था वो आ गया आंसर, जो पूछा जा रहा था वो आंसर आ गया। Whenever in any reaction, overall reaction जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंपाउंड्स हो, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी होंगे, एक ओवरऑल रिएक्शन का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए आपसे, सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए और डेटा क्या दिया हो, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला डेटा गिवन हो, तो तुरंत ओवरऑल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला क्या निकालने पूछा गया था, समझ गए। ये रिएक्शन जब भी होगा कितना हीट एक्सचेंज होगा, और उसको निकालने के लिए डेटा क्या दिया हुआ है, ये गिवन है बच्चे, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मैं बोलूं थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इजी पार्ट है, लोगों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन इतना इजी पार्ट है, आंसर दिया है क्वेश्चन में, बस उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। आंसर देके आंसर पूछ रहा है, ऐसी वाली बात है। अब तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं पता, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, तो कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। पूरा अभी कोशिश क्या करना है कि जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके बेसिस पे कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको मैं तुमको थोड़ा मैनिपुलेट करके भी समझा देता हूं, पहले इसको लिख लो, फॉर्मूला रटना है बस, यही वहां पे वो फॉर्मूला है बच्चे उस पेज में, ठीक है। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। देखिए इस फॉर्मूला को कैसे जस्टिफाई करता हूं, ध्यान दीजिए। पहले तो अभी जो हमने सीखा इसको क्या हम इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या, अगर ये सारे जो वैल्यूज हैं, मैं बताऊं यहाँ पे वैल्यूज x1 का कुछ वैल्यू होगा -300 -400 कुछ ऐसा वैल्यूज होगा। पहले तो बताओ इसको अगर हमें इक्वेशन में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, CH4 और यहाँ C ग्रेफाइट प्लस 2H2 और इसका जो भी हीट चेंज होगा उसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल देंगे, और इसको x1 बोल देते हैं। आपको इतना सिखाया ना अभी हमने। अच्छा इसको लिखने का क्या ही जरूरत है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्यों ही लिखना है, वो तो आता ही है। बोलो CO2 लिख देता हूँ, CO2 1 मोल बनाना है, ऑब्वियसली C सॉलिड, ग्रेफाइट नहीं लिख रहा हूँ, प्लस O2 चलेगा। और इस केस में जो हीट रिलीज होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहलाएगा, और इसको x3 बोल दे, गुट्टू को। अच्छा फिर से इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, H2O 1 मोल बनाना है, H2 प्लस, आप समझ लेना यहाँ फेज वगैरह सब स्टैंडर्ड है, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं। कर लिया। इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट चेंज है वही क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बोलो x4। अब क्या करना है आपको, इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से मैनिपुलेट करना है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना है कि ये आ जाए। यही सिखाया था लॉज ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो बताओ इससे ये लाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट में ये दोनों हैं तो यहाँ भी प्रोडक्ट में है, तो इसको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अरे यस नो, फाइनल इक्वेशन कैसे आएगा, इन तीनों के हेल्प से ये लाना, ये मास्टर इक्वेशन है, ये टारगेट इक्वेशन है, ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है। इनफैक्ट ये तीनों इक्वेशन भी गिवन नहीं था, डेटा गिवन था, लेकिन हमारे पास पावर है अभी कि सर डेटा को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना तो आज सीखा है हमने। अब जैसे आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इन तीनों से ये कैसे लाएंगे, इन तीनों इक्वेशन से ये कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। देखो CO2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ वाटर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर यहाँ 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट में मिथेन है या रिएक्टेंट में मिथेन है, तो सबसे पहले फर्स्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा,
और इसका डेल्टा एच जो होगा माइनस ऑफ डेल एच वन होगा। याद आया? अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मीथेन का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सेकंड को एज इट इज लिख दें, सी सॉलिड प्लस O2 CO2 एज इट इज लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत? ये शायद आ जाएगा माइनस ऑफ x1, राइट? और ये तो x2 ही है, एज इट इज लिखा ना। थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 2 of H2O2 ट्वाइस ऑफ वाटर, और इसका डेल एच 4 लिख देता हूँ। हाँ, डेल एच 3 है, लेकिन डेल एच 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, वो माइनस ऑफ डेल एच 3 होगा ट्वाइस। अच्छा सॉरी, माइनस नहीं होगा, डेल एच 3 का ट्वाइस। जो इसका है, इसको क्या किया देखो ना, जो डेटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एंथैल्पी मल्टीप्लाई होगा, रूल बताया कि नहीं बताया? तो डेल एच 4 आ गया ये। अब क्या करो, इसको ऐड करके देखो, इसको ऐड करके देखो क्या मिलेगा। व्हेन यू ऐड दिस 3, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन किया, तो सी सॉलिड कैंसिल होगा, 2H2 कैंसिल होगा, इधर बचेगा CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस होगा। और जब हम बहुत सारे इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इंथैल्पी चेंज उन सारे इक्वेशन को जो ऐड करें उसका अलजेब्रिक सम होता है। अरे ये सुनो, रूल बताया ना। तो हमें इन सारे वैल्यूज को ऐड करने पड़ेंगे। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? डेल एच प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 4। जो डेल एच है वो अब वैल्यूज रख के देख लो, डेल एच का कितना वैल्यू रख दें? माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2 x4 ना। हाँ, x4 देखो, तो इससे पहले फॉर्मूला में पुट करके यही आया था, कुछ और आया था? वैल्यूज रखा था कि नहीं रखा था तुमने, कि बस फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया? इससे पहले फॉर्मूला लगा के देखो तो यही आया था, अलग आया था? वैल्यूज रखा था कि नहीं रखा था, बोलो। अरे यस नो, यही आया था क्या? अरे इससे पहले वाला जो फॉर्मूला लगाया था, मैंने वैल्यूज नहीं रखे थे, मैंने एक्स एक्स करके छोड़ दिया था बस। पक्का ना, यही आया था ना? अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ, क्या क्या? इसको x3 बोल रहे हैं ना? ठीक है, अब सही है क्या? सही है, बढ़िया, थैंक यू। यहाँ तक समझ गए? अब तुम बताओ, क्या ये काम करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे? इसीलिए फॉर्मूला रखना चाहिए। ये हेस्लो से आ गया। जैसे कल बताया था ना आपको एक, कि पहले N2H2 को हीट किया, किरचॉफ्स इक्वेशन का 2 मेथड बताया था कल, रिकॉर्डिंग देखो दोनों मेथड का, है ना। एक तो बोला डायरेक्ट डेल एच 2 माइनस डेल एच 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, फिर समेशन ऑफ डेल CPM, बोला था कि नहीं? एक दो फॉर्मूला लगा दो। दूसरा, कभी भी किसी भी रिएक्शन का हीट चेंज बोले और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों इतना मैनिपुलेट करोगे? मैं बताऊं, देखो तरीका क्या होता है। अगर आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं तब तो मुझे लगता है अलजेब्रिक ऑपरेशन से टारगेट इक्वेशन निकालना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन दिए हैं ना तो यही रूल लगाओ, लेकिन आपको अगर डेटा दिया है तो फॉर्मूला से करना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? सिद्धांत बोलो। नहीं लग रहा है कि 3-4 इक्वेशन दिया है, एक टारगेट इक्वेशन भी दिया है, कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को? भाई उन्हीं को मैनिपुलेट कर दो ना, टारगेट इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ टारगेट इक्वेशन दिया है और टारगेट इक्वेशन में जो जो यूज हो रहा है उसका डेटा गिवन है, तब क्या करना चाहिए? फॉर्मूला। देखो आज भी क्लास में 2 अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने, लेकिन ये तुम इस डेटा को टारगेट इक्वेशन में कन्वर्ट करने का पावर तो हो पहले। पता चला ये डेटा किसको बता रहा है, कौन सा इक्वेशन को बता रहा है, वही नहीं लिख पा रहे हम। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ही नहीं लिख पा रहे। आ रहा है समझ में? डायरेक्ट फॉर्मूला से भी यही आया था, नहीं आया था क्या? x3 प्लस 2x2 सॉरी 2x4 माइनस x1, नहीं आया था? देखो फॉर्मूला से डायरेक्ट लिखा ना।
तो यू डिसाइड कि हम फॉर्मूला यूज करें या हम जो डेटा है उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, फिर थर्मोकेमिकल इक्वेशन पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करके टारगेट इक्वेशन लाएं, और जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करोगे इंथैल्पी पे भी ऑपरेशन होता है। दैट इज लॉज ऑफ या रूल्स फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो बहुत पहले ही लिखा दिया मैंने। थर्मोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट हुई उस समय ही लिखा दिया रूल्स फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कि अगर a टू b गिवन है तो 2a से 2b क्या होगा, a से b गिवन है तो b से a क्या होगा, याद है, लिखा है ना। सिद्धांत लिख क्यों नहीं रहे, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, देखो जो भी पढ़ाया उस पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बताओ? क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द हीट ऑफ द रिएक्शन व्हेन 1.28 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म्ड। कितना बनना है? 1.28 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड बनना है। किससे बनना है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन सॉलिड से बनना है। और ये 3 डेटा गिवन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, कैल्शियम कार्बाइड गिवन है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गिवन है। ये डेटा गिवन है। मुझे पहले तो बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा गिवन है और जो निकालना है क्या वो टारगेट इक्वेशन गिवन है? इनडायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है। तो जो इक्वेशन है पहले वो कर लेते हैं। हमें किससे बनाना है कैल्शियम कार्बाइड? हमें कैल्शियम कार्बाइड बनाना है CaO। फेज नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? CaO सब स्टैंडर्ड मान लेना, प्लस C से बनाना है। क्या बनेगा? CaC2 प्लस CO। दिख ही रहा है, CO बना है तभी तो यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ना CO का। रिएक्टेंट में तो हमें कंफर्म हो गया कि ये दोनों है, और प्रोडक्ट में हमें ये भी कंफर्म हो रहा है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट में एक और चीज रहेगा CO, क्योंकि वहां डेटा से हमने डिकोड किया। अब बैलेंस करो, यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है, और ज्यादा से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से कर देगा, 3 से करना पड़ेगा जी मुझे लग रहा है। क्या अभी कैल्शियम बैलेंस्ड है? हाँ कैल्शियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। क्या ये टारगेट इक्वेशन है? क्या ये टारगेट इक्वेशन है? इज इट टारगेट इक्वेशन? टारगेट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यस या नो? अभी उसके बारे में मत सोचो, पहले इस इक्वेशन के बारे में सोचो। ये इक्वेशन में जो भी हीट चेंज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलो बताओ, पहले तो ये बताओ, इसको रिकॉर्ड करो कि इस इक्वेशन में जो भी हीट चेंज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 3 मोल कार्बन से रिएक्ट किया, 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड एंड 1 मोल CO बना। मतलब इस इक्वेशन में जो भी हीट चेंज होगा दैट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज फॉर्म्ड। अरे यस नो? कोफिशिएंट क्या दिख रहा है कैल्शियम कार्बाइड का? 1 दिख रहा है ना बच्चे। हम बाद में देखेंगे 2.18 kg का कैसे निकालेंगे, लेकिन बताओ कोफिशिएंट से क्या पता चलता है? सोचो, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 3 मोल कार्बन से रिएक्ट किया टू फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड एंड CO, और इस केस में जो हीट निकल चाहिए ये टारगेट इक्वेशन का। अब बताओ, क्या इस टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज निकालने के लिए क्या हमारे पास डेटा है? क्या इस टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज निकालने के लिए क्या हमारे पास डेटा है? है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन को हम क्या लिख देंगे? बताओ कैसे लिखे? अभी जो फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ना, बाद में वैल्यू लिखते हैं। चलो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलो, लिख दें ऐसा। अब बताओ, प्रोडक्ट में 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड बना है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? -14। जो डेटा है वही रखना बच्चे, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना। हीट ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा रखना है हमें, और माइनस साइन के साथ रखना है। +1 इंटू -26 रख दिया, -1 इंटू -152
प्लस 3 इंटू 0। हाँ, क्यों 0? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चे, सब किलो कैलोरीज में है, 112 किलो सॉल्व कर लिया क्या? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है? हाँ, हाँ जी, सही निकाला आपने, कैलकुलेशन सही किया। 112 किलो कैलोरी। नहीं, अभी पर मोल मत बोलो क्योंकि इस इक्वेशन का डेटा है। पर मोल ऑफ व्हाट? पर मोल ऑफ, हाँ ऐसे बोल सकते हो, ये इस इक्वेशन का डेटा है, इस इक्वेशन का हीट चेंज का ये डेटा है। और अब हमें मीनिंग पता है कि 112 किलो कैलोरी 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड और 1 मोल CO बना है, तब का डेटा है। समझना, अभी लिखने की कोशिश मत करो। जो डेट अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया है। मुझे ही बताओ, कैल्शियम कार्बाइड का मोल क्या है? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड जो बनाना है वो कितना है? 180, इतना ना, 1.28 मतलब कितना ग्राम? 1 बाई इसका मास 40 प्लस 24 64। कितना मोल बनाना है हमें कैल्शियम कार्बाइड? अरे 1.28 केजी बनाना है, हमें 1 मोल नहीं बनाना है। तो कैल्शियम कार्बाइड का मोल कितना आया निकाल के? 20 मोल आया। अब देखो आंसर आ जाएगा। टोटल हीट रिक्वायर्ड पर मोल कैल्शियम कार्बाइड के लिए कितना आंसर है? अब याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं? 1 मोल के लिए ये डेटा है बच्चे, आपको 20 मोल के लिए डेटा चाहिए, तो आपको पर मोल का डेटा को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। फाइनल आंसर ये है 2240 किलो कैलोरी। 2240, ये सही आंसर है। समझे? तो देखो, इस क्वेश्चन से मैंने कुछ चीजें सिखाई आपको कि पहले फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फिर जो टारगेट इक्वेशन है उसका जो हीट चेंज है वो क्या है, ये जो वैल्यू है वो समझना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या है? जब 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 3 मोल कार्बन सॉलिड बर्न होगा, रिएक्ट होगा, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड एंड 1 मोल CO बनेगा, एंड उस केस में दिस इज द हीट। आया समझ में? बोलो। लेकिन तुम्हें 1 मोल के लिए नहीं पूछा था। हाँ देखो, मैं इस इक्वेशन के साथ लिखा तो अंडरस्टूड है ना, मैंने इस इक्वेशन का ये वैल्यू निकाला है ना, तो अंडरस्टूड है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? जो कोफिशिएंट उतना मोल, वो अंडरस्टूड है ना। क्या चैप्टर डिफिकल्ट जाएगा अगर आपने सही में इस सारे चीजों पे वर्क नहीं किया, तो मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। डेटा को कैसे हम, एक तो कैलकुलेशन में बैंड बजी रहती है अपनी, कैलकुलेशन आता है ना तो हमें दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, ऊपर से कंसेप्ट में बैंड बजी हुई है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि 112 किलो कैलोरी 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड के लिए है या 1.28 केजी के लिए, कितने के लिए, वो समझना पड़ेगा ना हमें। हमें क्या बोला है, देखो हमें 1.28 कैल्शियम कार्बाइड बनानी है, केजी मतलब कितनी मोल बनानी है? 20 मोल। और इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल जब भी बना है तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक है, ठीक है। नाउ लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन। इस पे 5 क्वेश्चन का जगह छोड़ो, एक पेज, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हीट ऑफ फॉर्मेशन पे मॉड्यूल का देख के करना है। मन तो रहा 1-2 क्वेश्चन और कराने का, लेकिन नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। लिखो हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट, अब जो 20 डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, सब में इस अंदाज पे मेहनत करनी है, और सब में इतना टाइम नहीं जाता है, कुछ 10 मिनट में हो जाता है। जैसे आपने नेमिंग में कैसे देखा, अल्कीन का नेमिंग में टाइम लग गया मान लो, लेकिन एक बार एल्डिहाइड का नेमिंग हुआ तो कीटोन का तुरंत हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। समझ में आ रहा है? तो हीट ऑफ कंबशन, भले ही हीट ऑफ फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन यही टाइम हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन में नहीं लगेगा। सिंपल डेफिनेशन है, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस बनाने, नहीं यही टाइम हीट ऑफ फ्यूजन में नहीं लगेगा, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड बनाने। डेफिनेशन है बस, लेकिन हाँ उसके क्वेश्चंस ढूंढेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उस पे। तो सेकंड क्या है? हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
या फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन। हीट को हम क्या नाम देते हैं? इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलेगा? नाउ इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन में आते हैं। सब लोगों ने डेफिनेशन लिखा है जी, जरूर बता सकते हो क्या लिखे हो डेफिनेशन? कुछ मिसिंग होगा तो मैं उसको करेक्ट करूंगा। Enthalpy change when one mole of substance is completely burned in oxygen under standard conditions. देखो यहाँ प्रोडक्ट का मोल 1 नहीं रखना है। बर्न किसको करते हैं? कोई फ्यूल को, तो फ्यूल का मोल 1 रखना है, मतलब रिएक्टेंट के मोल को 1 रखना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, जिसको भी बर्न कर रहे हो उसका मोल क्या रखना है? 1। और किसके प्रेजेंस में बर्न करना है? Oxygen. और बनाना क्या है? CO2 और H2O। कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में CO2 होता है या वाटर होता है या दोनों ही होता है। कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है? CO2, वाटर या बोथ। ठीक है, लिखो। Amount of heat evolved when 1 mole of substance is completely burned. Del H C लिख दो, डेल्टा H कंबशन ऐसे लिखा रह सकता है या सिर्फ C लिखा रह सकता है ना? डेल H C ऐसे। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, अच्छा यहाँ देखो मैंने शुरू में बोल दिया इवॉल्व, मतलब ये हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्म। उस समय चेंज लिखा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन में चेंज लिखा था, याद रहेगा? तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of substance ब्रैकेट में fuel is completely burnt or oxidized in excess of oxygen. Completely burn or oxidize. 1 mole of substance is completely burnt or oxidized in excess of oxygen. ठीक है, नोट में यहां लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन is mainly CO2, water or both. Here the product of combustion is mainly, here the product of combustion is amount of heat released when 1 mole of substance or fuel is completely burnt or oxidized in excess of oxygen. ये तुमने भी डेफिनेशन लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है ना? और मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, आप देख लो, आपने जो पहले लिखा था होमवर्क वही लिखा है। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड और ऑक्सीडाइज्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। नोट में क्या बोला? हियर जनरली प्रोडक्ट फॉर्म्स आर CO2, वाटर और बोथ। जनरली नहीं होना ही चाहिए, है ना? CO नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट CO है तो वो कंबशन नहीं है। प्रोडक्ट अगर CO है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2-3, है ना? देखो 4 इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है, ये सारे गैस हैं और ये सारे भी गैस हैं, फेज नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ डायमंड ग्रेफाइट सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है सब। अब डेफिनेशन जैसा है, क्या इस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन है, क्या हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट है क्या? सोचना है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट है क्या? तो हमें दिख रहा है ग्रेफाइट का कोफिशिएंट क्या? 1 है। O2 से बर्न कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो इस केस में जो भी हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या होगा? ग्रेफाइट या डायमंड? ग्रेफाइट होगा, क्योंकि मेंशन किया ना यहाँ पे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बच्चे, इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं। अभी सीखा है हमने। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का क्या मतलब होता है? 1 मोल CO2 बनाना है। क्या 1 मोल CO2 बना है? फ्रॉम द स्टैंडर्ड एलिमेंट बना है। देख रहे हो, सेम इक्वेशन को 2 नाम दे रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या? अच्छा, इसको क्या नाम देंगे? क्या इस केस में जो भी हीट रिलीज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, क्या हम इसको ये नाम दे सकते हैं? हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। देखो तो 1 मोल डायमंड बर्न हुआ है, कोई भी फ्यूल ले लो, डायमंड लो, यहाँ मोस्ट स्टेबल से मतलब ही नहीं, कोई भी फ्यूल का 1 मोल लो, उसको बर्न कर दो, एंड प्रोडक्ट शुड बी CO2, वाटर और बोथ। तो प्रोडक्ट CO2 है ही, O2 में बर्न हुआ है, और बर्न किसका हुआ है? 1 मोल का, डायमंड का।
क्या इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? वेरी गुड। 1 मोल CO2 तो बना है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट से नहीं बना है। नाउ इस केस में जो हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं? सी तो बर्न हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बोला था मैंने? तो जो यहाँ पे हीट रिलीज होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसको हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन नहीं बोलेंगे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्यों नहीं? भाई लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, इसलिए प्रोडक्ट शुड बी CO2 वाटर और बोथ। इस केस में हीट रिलीज जरूर होगा, ये पार्शियल कंबशन है। पता है ये डेंजरस भी होता है। अगर लिमिटेड सप्लाई में कार्बन को बर्न किया जाए ना तो CO बनता है, डेंजरस होता है फिर। अरे समझ गया? लिमिटेड सप्लाई में अगर किसी फ्यूल को बर्न करें तो CO2, तो वहां पे हीट ऑफ कंबशन ऑफ दैट फ्यूल नहीं कहलाएगा अगर CO बन रहा है। यस और नो? लेकिन क्या हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बोल सकते हैं क्या? क्या इस इक्वेशन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बोल सकते हैं? अगर यहाँ ग्रेफाइट मेंशन कर दे तब तो बोल ही सकते हैं। चलो मेंशन ही कर दिया। 1 मोल CO बना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सो देखो इस रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO तो बोल पा रहे, लेकिन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि CO बन रहा है, CO2 बनना चाहिए। अच्छा, इस वाले में क्या हम इसके हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO बोल सकते हैं? बिल्कुल। CO बर्न हो रहा है, पार्शियल कंबशन, ये भी एक फ्यूल है। CO मोनोक्साइड भी क्या है? उसको बर्न किया है हमने O2 में, और प्रोडक्ट क्या बना है? क्या 1 मोल CO बर्न हो रहा है? बिल्कुल, कोफिशिएंट 1 है। दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO। दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ, क्योंकि CO को बर्न करके CO2, यहाँ इससे कंफ्यूज मत हो ना, हाफ मोल O2 है। अरे CO को बर्न करके CO2 ही तो बना रहे हैं, वो बैलेंसिंग लिए हाफ आया है, जो रिमेनिंग ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरा हो गई। अच्छा, लेकिन हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं? CO2 1 मोल तो बना है, लेकिन क्या उन्हीं सारे एलिमेंट से बना है जो स्टैंडर्ड स्टेट में? नहीं। चारों इक्वेशन अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, समझे? सिद्धांत बोलो, कहाँ कंफ्यूजन है? लिखो ना फटाफट, फिर बैठो मत। तो सर इसमें हीट ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट का एक ही मोल होना चाहिए या फिर पूरे इक्वेशन में? रिएक्टेंट हमेशा 1 मोल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कितना भी हो, 10 मोल भी हो, क्या दिक्कत है? इस अदर कोई भी चीज बैलेंस करने के लिए जितना चाहिए, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ फ्यूल और सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, है ना? और हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 मोल। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए, समझ गए? हीट ऑफ कंबशन सबको समझ में आया जी? आपको फ्यूल क्या रखना है? 1 मोल फ्यूल रखना है। अब देखो, इक्वेशन लिखना सीखना है अभी, ठीक है? इक्वेशन लिखना सीखना है। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन -500 किलो जूल पर मोल, ये कौन से इक्वेशन को बता रहा है? क्या लगता है? फॉर्मेशन को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, याद करो। अब कंबशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आपको इसका 1 मोल ही लेना है, इसको रिएक्टेंट में लेना है, और हाइड्रोकार्बन है तो CO2 वाटर ही बनाने हैं। फेज नहीं भी लिख रहे हो चलेगा, मैं मान लूंगा स्टैंडर्ड फेज है। समझ में आया? तो बर्न कैसे होगा? किसके प्रेजेंस में होगा? O2 के प्रेजेंस में होगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 यहाँ 2 आएगा, बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन का जो हीट चेंज है वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या है? मीथेन। समझे?
इस रिएक्शन का, इसका मतलब ये इक्वेशन है। कभी भी अगर ये डेटा दिया है तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने आ गया तो बड़ा अचीवमेंट है। उल्टा भी ये दिया है तो ये लिखने भी आना चाहिए। अगर ऐसा दिया है तो ये जो वैल्यू है बच्चे, इसका वैल्यू जो तुम 500 रखोगे, ये 500 किलो जूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन दे के पूछे ये 500 किलो जूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये दिया रहा है पूछे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? ये दिया है तो इक्वेशन लिखने आना चाहिए, इक्वेशन दिया है तो वो कौन से हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिखने आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C4H10 मान लो ऐसा है, और ये मान लो दिया हुआ है -1500 सपोज, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बच्चे? इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख पाओगे क्या? क्या लिखना पड़ेगा? समझ में आया? C4H10 लेना पड़ेगा प्लस O2 है ना, यहाँ 5 तो यहाँ पे 4, क्योंकि कार्बन इधर 4 है तो कार्बन 4 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इधर 10 है तो 10 करना पड़ेगा, तो हो गया 8 + 5 13/2। इस रिएक्शन का जो हीट चेंज है वही क्या कहलाएगा? हीट ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट? C4H। समझ में आया? बोलो। अब एक चीज बता देता हूं, ये थोड़ा सा समझ के आना। अगर कोई ओवरऑल रिएक्शन है बच्चे, सुन लो, अगर कोई ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पता है A B C D सारे फ्यूल है, मान लो A भी अलग से O2 से बर्न होता है, B भी बर्न होता है, C भी बर्न होता है, D भी बर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे इथीन ले लिया प्लस H2 इथेन, नहीं लगता है तीनों बर्न होगा अलग अलग? इथीन भी O2 से बर्न होगा, H2 भी बर्न होके वाटर बनाएगा, इथेन भी बर्न होके वाटर बनाएगा। किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन का हीट चेंज निकालने बोला गया है और उसमें ABCD सारे फ्यूल हैं और सारे फ्यूल का हीट ऑफ कंबशन वाला डेटा गिवन है, हीट ऑफ मतलब तुम्हें क्या गिवन होगा पता है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ A गिवन होगा, मान लो x1, B का भी क्या गिवन होगा? x2, C का भी वैल्यू गिवन होगा x3, D का भी वैल्यू गिवन होगा x4। मैं बोल रहा हूं एक ओवरऑल टारगेट इक्वेशन होगा जिसमें ABCD सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्यूल है, ऐसा मान लो। ये सब क्या है? फ्यूल है, और उसका अलग से जब O2 से बर्न कर रहे हैं तो कंबशन वाला वैल्यू गिवन है, कंबशन वाला वैल्यू गिवन है, और इसका हीट चेंज निकालना है टारगेट इक्वेशन का। तब अभी जैसे ये बता रहा था, नाम फिर भूल गया, वेदांत, तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और पता है लिखने के लिए जो डेटा दिया उसके हिसाब से करो। रिएक्टेंट का कितना मोल है? ए है कोफिशिएंट x1, बी का कोफिशिएंट क्या है? b x2 माइनस CH3 dx। समझे? कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ के आना है अच्छे से, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्रोपी शुरू करूंगा, ठीक है? सर और